तो ये जो टाइटैनिक डेटा सेट है इसको हमने रीड करा और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। फाइल नोट, दिस इज टाइटैनिक डेटा सेट। तो ये जो डेटा सेट है, देखो, जब आप किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो होता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब क्या है? आपको अगर मैं कोविड का डेटा दे दूं और आपसे कहूं कि उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करिए, और आप कोविड के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, तो आप एक अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मैं टाइटैनिक का डेटा सेट दे रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करिए, तो आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपको पहले टाइटैनिक के बारे में पता हो कि ये इंसिडेंट क्या था और क्या ये हुआ था। ठीक है, तो हमें ये कुछ कॉलम्स मिले हुए हैं इस टाइटैनिक डेटा सेट में। और जैसे पहला कॉलम है पैसेंजर आईडी, तो ये हमें ये बता रहा है कि जो भी पैसेंजर टाइटैनिक में हमारे थे उनकी पैसेंजर आईडी क्या थी। दूसरा कॉलम है सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड कॉलम हमें ये बता रहा है कि जो टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो पैसेंजर सरवाइव हुए हैं या जो पैसेंजर सरवाइव नहीं हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन। तो सरवाइव्ड कॉलम में दो तरह की वैल्यूज हैं। जीरो, इस इंसिडेंट के बाद वो पैसेंजर जिसकी पैसेंजर आईडी 1 थी वो सरवाइव नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉलम में हमारा 0 और 1 दो वैल्यू है। थर्ड कॉलम इज योर पी क्लास। पी क्लास कॉलम बेसिकली योर पैसेंजर क्लास, यानी कि पैसेंजर ने जो भी टिकट लिया होगा उसकी क्लास, किस क्लास का वो टिकट था। जैसे आप देखते हैं ट्रेन में क्लास होती है, एसी क्लास, एसी भी तीन तरह का, स्लीपर क्लास हो गया, प्लेन के अंदर क्लास होती हैं, इसी तरह से टाइटैनियम में भी मान के चलते हैं कुछ क्लासेस रही होंगी, तो पैसेंजर क्लास कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है और नेम, वो पैसेंजर उसका नेम क्या था, जेंडर क्या था उसका, उसकी एज क्या थी। सिबलिंग स्पाउस, ये कॉलम सिबलिंग स्पाउस की गिनती बता रहा है, उस पैसेंजर के साथ उसके भाई बहन, उसके हस्बैंड वाइफ मिलाकर टोटल कितने और लोग। ठीक है, ये है पेरेंट चाइल्ड कॉलम। पेरेंट चाइल्ड कॉलम का मतलब है जो पैसेंजर गया था टाइटैनिक में उसके साथ उसके पेरेंट्स और उसके चाइल्ड मिलाकर टोटल कितने लोग और गए थे। ये उसका टिकट है। ठीक है, टिकट का नंबर क्या था, और ये उसका फेयर जो उसने पे किया होगा, और ये उसका कैबिन जो उसको वहां पर अलॉट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ये एम्बार्क्ड कॉलम। एम्बार्क्ड कॉलम मतलब वो पोर्ट जहां से लोग हमारा टाइटैनिक पर बोर्ड हुए थे, है ना। तो यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे ये डेटा सेट दिया गया और मुझसे कहा गया इसको स्टैटिस्टिकल एनालाइज करिए बेस्ड ऑन सर्वाइव्ड कॉलम। ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया बेस्ड ऑन सर्वाइव्ड कॉलम, so I need to focus on this column that is survived। ठीक है, तो कैसे फोकस करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो पूरा है इसको बोलते हैं डेटा फ्रेम। जहां पर हमारा डेटा स्टोर हुआ है ये हमारा है डेटा फ्रेम। हम पाइथन की टर्मिनोलॉजी में इसको मैप कर रहे हैं, इसको बोलेंगे ये मेरा डेटा फ्रेम। नाउ अगर आपसे कोई बोले कि मुझे इस डेटा फ्रेम के अंदर से सिर्फ इस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि ये एक टेबल है और इस टेबल का नाम है टाइटैनिक। और अगर आपसे कोई कहे कि टाइटैनिक टेबल है डेटाबेस में जिसमें इतने सारे कॉलम्स हैं, सिर्फ सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू लेकर आई है, तो आप क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट सर्वाइव्ड फ्रॉम टाइटैनिक, ये तो करेंगे। तो अगर मैं डेटा फ्रेम के अंदर यही कुछ करना चाहता हूँ कि मुझे किसी डेटा फ्रेम को नहीं देखना, मुझे उस डेटा फ्रेम की पर्टिकुलर किसी कॉलम में वैल्यूज क्या हैं, सिर्फ उस कॉलम की वैल्यूज को देखना है, बाकियों से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के दो सिंटैक्स हैं जो हमें बताए गए हैं, दोनों में से कोई भी सिंटैक्स आप यूज कर सकते हैं। पहला सिंटैक्स, जिस डेटा फ्रेम के कॉलम को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस डेटा फ्रेम को लिखेंगे।
उसके बाद डॉट लगाएंगे और उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम की वैल्यूज आप गेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा सर्वाइव। ठीक है, तो डेटा फ्रेम का ये हो गया सर्वाइव। इतना ही लिखना है बस। और ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में इस कॉलम की जितनी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, कर लीजिए। मान लीजिए मैंने एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर। अब मुझे ये देखना है कि एस जो वेरिएबल है इसमें कितनी वैल्यूज होंगी। हमने कहा बहुत सारी वैल्यूज होंगी। कितने पैसेंजर है, अराउंड 891 पैसेंजर है। तो इस एस वेरिएबल में 800 अराउंड 91 वैल्यूज हमारी होंगी। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू हो, पाइथन के अंदर वो लिस्ट, टपल, सेट ऐसा कुछ कहलाता है। तो ये पूरे कॉलम को जब मैं पाइथन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये वेरिएबल किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर एक नया डेटा टाइप और इंट्रोड्यूस किया गया। अभी आप डेटा फ्रेम पढ़ ही रहे, और डेटा फ्रेम के इंडिविजुअल कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और डेटा टाइप बनाया गया जिसका नाम है सीरीज डेटा टाइप। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप प्रिंट करा दूं एस का तो आपको मिलेगा सीरीज। सीरीज एक डेटा टाइप है हूबहू लिस्ट के जैसी, हूबहू नंपाई 1D एरे जैसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीरीज को जब प्रिंट कराएंगे तो आपको वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अब हम जनरली डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इस कॉलम की सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यूज मिल गई। दूसरा सिंटेक्स इसी काम को करना है। आप डेटा फ्रेम पर इंडेक्स ऑपरेटर लगा सकते हैं। जब आप डेटा फ्रेम पे इंडेक्स ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखना है, यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग कॉलम का नाम लिखना है। सेम आउटपुट आपको मिलेगा। तो किसी भी डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम की सारी वैल्यूज को गेट करने के ये दो सिंटेक्स पाइथन में दिए। डीएफ डॉट कॉलम का नेम, डीएफ ऑफ, ऑफ का मतलब इंडेक्स ऑपरेटर लगाकर स्ट्रिंग में कॉलम का नेम लिखना। दोनों में डिफरेंस अगर आप पूछेंगे तो वो ये है कि अगर आपके कॉलम के नेम में स्पेस आता है तो फिर ये वाली अप्रोच फेल हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्पेस आएगा तो इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और भी डिफरेंस है जो आगे चल के आपको सीखना है। ठीक है, फिलहाल दो तरीके से आप किसी डेटा फ्रेम के कॉलम की वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर पूरा डेटा फ्रेम ही गेट किया, इस कॉलम की वैल्यू गेट करना मुझे आ गई। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट नहीं कराना, शुरू की जो 3 रोज हैं बस उनको प्रिंट कराना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डेटा फ्रेम का एक फंक्शन है जिसका नाम है हेड। जैसा नाम वैसा काम, हेड माने ऊपर की चीजें जो होती है। अगर हम इंसान को देखें तो हेड के अंदर आप बता दीजिए नंबर ऑफ रोज। तो ये क्या करेगा, ये आपको इस डेटा फ्रेम में शुरू की 3 रोज लाकर देगा। और अगर आप हेड को नहीं बताएंगे कि कितनी रोज चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ये 5 एज्यूम कर ले। ठीक, अब जिस तरह से हेड फंक्शन है उसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है टेल। टेल मतलब नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे की जो रोज हैं वो आपको लाकर देगा। कितनी, आप बताइए कितनी। और अगर आप नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये भी कितने मान लेगा, 5 एज्यूम कर लेगा। तो हेड किसी भी डेटा फ्रेम की स्टार्टिंग की कुछ रोज फैच करने वाला काम करता है। टेल किसी डेटा फ्रेम की लास्ट की कुछ रोज फैच करने वाला काम करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस पूरे डेटा फ्रेम को यहाँ पर देख रहा हूँ और
मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स हैं वो किस किस तरह के कॉलम्स हैं और उन पर हम क्या क्या ऑपरेशन है जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली किसी भी डेटा फ्रेम में या किसी भी एक्सेल फाइल में तीन तरह के कॉलम होते हैं। तीन कॉलम नहीं, तीन तरह के कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम को बोलते हैं कैटेगोरिकल कॉलम। कैटेगोरिकल कॉलम वो कॉलम्स जिनमें जो वैल्यूज हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू उस कॉलम में नहीं हो सकती। ऐसे कॉलम को कैटेगोरिकल कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्वाइव्ड कॉलम की बात करूं तो सर्वाइव्ड कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं वो दो ही कैटेगरी से बिलोंग करेंगी, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी हो। तो ये जो कॉलम है ये कैसा कहलाएगा, मेरा कैटेगोरिकल कॉलम कहलाएगा। पी क्लास कॉलम की बात करें तो यहां भी हर वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 हो सकते हैं। वही क्लास फिक्स होती है। 4 क्लास में अलग अलग टिकट हो सकते हैं, 5 क्लास के टिकट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉलम भी कैसा कहलाएगा, कैटेगोरिकल कॉलम कहलाएगा। जेंडर, जेंडर कॉलम भी कैटेगोरिकल कहलाएगा, क्योंकि जेंडर कॉलम में भी दो तरह की वैल्यू होगी या तीन तरह की वैल्यू हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो फिक्स है, हर वैल्यू यही कैटेगरीज होंगी, उन्हीं में से बिलोंग करेगी। अब एज कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है। एज फिक्स थोड़ी है कि एज 10 होगी या 20 होगी या 15 होगी, कुछ भी हो सकती है एज, है ना। तो ये जो कॉलम है ये कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है। तो ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ऐसा कॉलम जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और वो कुछ भी हो सकती है। न्यूमेरिक तो यहाँ भी था, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कॉलम या कंटिन्यूअस कॉलम के नाम से भी जाना जाए। तो बेटर है कंटिन्यूअस। ऐसा कॉलम कहलाएगा हमारा। ठीक। अब अगर हम देखें फेयर, ये भी कंटिन्यूअस कॉलम है। एज कंटिन्यूअस कॉलम। अब आता है तीसरे टाइप का कॉलम जो होता है टेक्स्ट कॉलम। टेक्स्ट कॉलम जैसे ये, इस कॉलम में जो वैल्यू है वो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रही है। अब किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम मोनू है, किसी का नाम चिंटू है, किसी का पिंटू है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स कैटेगरी तो है नहीं। और ये नंबर भी नहीं है, तो ना तो ये कंटिन्यूअस कॉलम है हमारा और ना ही ये हमारा कैटेगोरिकल कॉलम है। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कॉलम कहते हैं। टेक्स्ट कॉलम कहा जाता है। तो जनरली जब हम किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिकली एनालिसिस में लाते हैं तो हम दो ही तरह के कॉलम्स को फोकस करते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम और कंटिन्यूअस कॉलम। टेक्स्ट कॉलम पर हमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई गई हैं। मशीन लर्निंग में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ऐसे कॉलम को बहुत ज्यादा हम यहाँ पर फोकस नहीं करते। ठीक। अब हमने ये सारी बातें जान ली। अब Aditya, हम, हाँ बोलिए। like just like a survived, it is 0 and 1, yeah. And you have just said that gender is a male and female, right? So it is having a categorical value, right? Like just male and female only two. So it will be a text column or categorical column? Gender one. Gender is a categorical column. Okay. Fine. If it can have any text column having any value, then it will be like a text column. Like name, column, address. Yeah. Suppose your address. Yeah. This is name. So these columns are type of text column. Okay. This is like your message, kind of message column, है ना। तो ये सब हमारा
text column. Yeah, they are not very good, like useful for any analysis, you know. Yeah. For this particular statistical analysis, these columns are not useful, but obviously, this type of column may contain some important information. Yeah. Right. So we are having some other libraries, not pandas. We are having some other libraries, and we can extract information from this unstructured text. So it is known as unstructured data. Yeah. Right. Now, so in data frame, if a column is categorical, so the very first information that you need to get is different type of unique values. How many different types of unique values are there in that column? तो अभी हम अपने मन में सोच रहे हैं कि सर्वाइव्ड कॉलम में 2 ही तरह की वैल्यूज हैं, हो सकता है इसमें 3-4 तरह की, क्या पता ये कॉलम क्या है ना। तो मैं इस कॉलम में पता करना चाहता हूं कि इसमें टोटल यूनिक वैल्यूज कितनी है. सो व्हाट आई विल राइट, फर्स्ट I will get this column as a series. So I will write df dot survive, and on that series, so it is now series. So on the series, you can call unique function. A series is very much similar to NumPy 1D here. Fine. So if you call unique function on a categorical column, then you will come to know unique values present in that column. So it is sure कि आपके survived column में 2 ही तरह की unique values. Now if I need to do same on gender column, I will write df dot gender dot unique. Male and female. Fine. Now, similarly, you can get the unique values present in this P class column. Fine. Now, my next requirement is what? I need to get the frequency of each unique value present in that particular categorical column. For example, ये जो survived column है, इस survived column में unique values हैं 0, 1. अब मुझे बताओ कि कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 0 हैं और कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 1 है. दैट इज फ्रीक्वेंसी बताइए. सो व्हाट आई नीड टू राइट df dot that column dot there is another function that is value underscore counts. So this value underscore count function जब आप किसी कॉलम पे कॉल करते हैं तो मेक श्योर कि वो कैटेगोरिकल कॉलम है और उस कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज हैं वो क्या क्या है वो भी बताएगा, प्लस उनकी फ्रीक्वेंसी भी बताएगा. इट मीन्स कि आप एक छोटा सा फैक्ट कलेक्ट कर पाए कि आपके टोटल डेटा में कितनी वैल्यूज हैं. df डॉट शेप लगा के आप पता कर सकते हैं. आपके ओवरऑल डेटा में 891 रोज हैं और सैंपल्स हैं और पैसेंजर्स हैं. ठीक है. आउट ऑफ दीज 891 पैसेंजर्स 549 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं हुए और 342 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो सर्वाइव हो गए. तो अब आप मैथमेटिकली रेशो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं. आप यहाँ लिख सकते हैं 549 डिवाइड बाई 891. 61% ऐसे हैं जो हमारे सर्वाइव नहीं हुए और रिमेनिंग आपके सर्वाइव हो गए. फाइन. तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब मान लीजिए हम लोगों के ब्रेन में ये क्वेश्चन आ सकता है. देखो ये कोई हमें बताएगा नहीं. एज ए एनालिस्ट, एज ए स्टैटिशियन हमें खुद ही सोचना है कि ऐसा था या नहीं था, क्योंकि ना तो हम वहां पर हैं ना आप वहां पर हैं, है ना. हिस्टोरिकल डेटा है तो मतलब ही नहीं है कि हम और आप वहां पर होंगे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सरवाइव हुए हैं इन्होंने ऐसा क्या किया था कि ये सरवाइव हो गए. हम इस बात में जानना चाहते हैं इन लोगों ने ऐसा क्या नहीं किया कि ये नहीं बच पाए. कोई तो वजह रही होगी. मतलब ठीक है, एक आपका फॉर्च्यून है, आपका नसीब है, वो अलग पॉइंट हो गया. बट अगर हम टेक्निकली समझना चाहते हैं कि क्या हुआ था कि ये लोग बच गए और ये लोग नहीं बच पाए, तो आपको खुद अपने ब्रेन से इस डेटा के बारे में पूछना है. तो हो सकता है आपका ब्रेन बोले कि भाई जेंडर कॉलम पे देखो, कुछ जेंडर कॉलम से कुछ निकल सकता है क्या. हमने कहा क्या.
दो तरह के जेंडर है, मेल और फीमेल। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर जो फीमेल है उनको बचा लिया गया हो और मेल नहीं बच पाए, यानी कि जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां हुआ होगा तो हो सकता है फीमेल पैसेंजर को प्रायोरिटी दी गई। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, अब ऐसा हुआ था नहीं हुआ था नहीं पता हमारे लिए, लेकिन अब हम इस बात को डेटा से निकालेंगे कि क्या मेल के अकॉर्डिंग वहां प्रायोरिटी डिसाइड करी गई थी। हमने कहा चलो देखते हैं। तो पहले ये पता करो ओवरऑल डेटा में आपके मेल और फीमेल का रेशो क्या है ओवरऑल डेटा में। सो यू विल राइट df डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स। You will get this information that 577 in your actual data आपके 891 पैसेंजर्स थे, इसमें से जो 577 है वो आपके मेल है और 314 ये आपके फीमेल है। अब जरा ये पता करो कि जो सरवाइव हुए हैं वो कितने हैं और सरवाइव नहीं हुए हैं वो कितने हैं। तो 549 दूसरा जो एनालिसिस है वो ये है कि इतने में से जो सरवाइव नहीं हुए हैं वो 549 है और जो सरवाइव हो गए हैं वो 342। ये 0 क्लास के हैं, ये 1 क्लास के। अब जरा ये पता करिए कि जो लोग सरवाइव हुए हैं 342 इनका जेंडर क्या है सबका, इन सबका जेंडर पता करो। किनका, जो लोग सरवाइव हुए हैं उन सब का जेंडर निकालो, है ना, किसका जेंडर क्या था। तो कैसे निकालोगे ये इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये आपके पास एक डेटा फ्रेम है। अब मान लीजिए आप एसक्यूएल जानते हैं और आपसे कहा जाए कि इस टेबल के अंदर से सिर्फ उन रोज को निकालिए जहां पर जेंडर की वैल्यू फीमेल हो एंड सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू 1 हो। तो आपको उन लोगों का डेटा मिल जाएगा जो सरवाइव हो गए थे और उनका जेंडर क्या है, फीमेल। फिर एक सेलेक्ट क्वेरी और चलाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर सर्वाइव्ड इक्वल टू 1 एंड जेंडर इक्वल टू मेल। इन दोनों क्वेरी के चलाने से हमें मेल का सर्वाइवल कितना है और फीमेल का सर्वाइवल कितना है ये हमें मिल जाएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे df ऑफ। अब अगर मुझे एक डेटा फ्रेम के अंदर से एक सबसेट चाहिए, मतलब एक ऐसा डेटा फ्रेम जिसमें पर्टिकुलर रोज आए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर df और स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन हम लिख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2 कैसे लिखेंगे वो सीख। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है सर्वाइव्ड कॉलम को लेकर। यहाँ लिखेंगे df के अंदर से वो डेटा लेकर आइए जिसमें df के सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रन कर दूं तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग होगा इस डेटा फ्रेम के अंदर से आप स्लाइसिंग कर रहे हैं, जैसे हम स्लाइसिंग करते थे उसी तरह से यहाँ पे डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग हो रही है कंडीशन का यूज करके। कंडीशन क्या है, डेटा फ्रेम के सर्वाइव्ड कॉलम में जहां जहां पर 1 लिखा है सिर्फ उन लोगों का डेटा फ्रेम बनाकर दे दो। अब ये जो डेटा फ्रेम आया है इस डेटा फ्रेम में 342 रोज हैं। यहां से हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि कितने लोग सरवाइव हुए लेकिन उनका डेटा नहीं आ रहा था। इस एक्सप्रेशन से उनका फुल डिटेल आ गया। ठीक है, कि देखो जो सरवाइव हुआ था पहला पैसेंजर ये है, उसकी डिटेल ये है, दूसरे की डिटेल ये है, तीसरे की है। अब हमने कहा ये जो बनकर आया है ये अपने आप में एक डेटा फ्रेम ही है, तो आप चाहे तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, और अगर नहीं करना चाहते मत करिए। अब ध्यान से समझना, ये एक्सप्रेशन उन पैसेंजर्स का डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है जो सरवाइव्ड हो गए थे। अगर मैं उस पर डॉट लगाकर जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स अगर कर देता हूं तो ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा मेल और फीमेल का रेशो किस डेटा फ्रेम में, वो जो सरवाइव हो गए थे उसमें। ठीक है, ये आया एक फैक्ट निकल कर, फीमेल है 233 और मेल है 109। तो जो सरवाइव हुए हैं
इसको अगर मैं फर्दर स्प्लिट कर दूं तो ये जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो निकाला 233 फीमेल हैं और 109 मेल। अब जरा निकालना सर्वाइवल रेशो। अगर हम सर्वाइवल रेशो निकालें यहाँ पर तो टोटल मेल थे 577 और वो पैसेंजर जो सरवाइव हो गए और वो मेल थे वो कितने हैं 109। यानी कि मैं लिख दूं 109 डिवाइडेड बाई 577। तो ये सर्वाइवल रेशो है किसका, मेल का। फीमेल का सर्वाइवल रेशो निकालेंगे। ओवरऑल डेटा में फीमेल कैंडिडेट कितने थे, हमने कहा 314। सर्वाइव्ड जो डेटा है उसमें फीमेल कितने निकले, हमने कहा 233। यानी कि अगर मैं 233 डिवाइडेड बाई 314 ये कर दूं, लगभग 74%, लगभग 75% हमारे सर्वाइवल रेशियो किसका, फीमेल का। यानी कि अगर 100 फीमेल पैसेंजर थे तो उनमें से 75 को बचा लिया गया। और अगर हम मेल की बात करें, अगर 100 मेल थे तो उनमें से सिर्फ 18 को बचाया गया, यानी कि बाकी को नहीं बचाया गया, बाकी 22 को नहीं बचाया गया। तो यानी कि जो हम सोच रहे हैं शायद वो सही है कि जब वहां पर रेस्क्यू हो रहा था तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखा होगा, फीमेल पैसेंजर्स को रखा होगा, क्योंकि ऐसा डेटा बता रहा है कि फीमेल का सर्वाइवल रेशो बहुत अच्छा है। अब दूसरा फैक्ट, मान लीजिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि अभी जैसे कोविड के केस हुआ था, बड़ा ही हार्ड डिसीजन था इटली में डॉक्टर्स के लिए, है ना। इतने सारे कोविड के पेशेंट्स आ गए थे, आई थिंक जून जुलाई की बात है ना, कि वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड्स बहुत कम पड़ गए थे। उन लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ रहा था कि किसको एडमिट करें और किसको एडमिट ना करें। तो बहुत ही इनह्यूमन डिसीजन लिए गए थे उस समय। कुछ नहीं था, कुछ कोई नहीं कर पा रहा था। वो था कि अगर किसी की एज अबव 60 है और किसी की एज अबव 30 है और एक ही बेड खाली है, तो 30 वाले को हम एडमिट करेंगे, 60 वाले को हम एडमिट ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं ये जितना जीना था जी लिया, इसको बचाकर हम एक यंग को नहीं छोड़ सकते। मतलब ये एक इनह्यूमन डिसीजन है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन ही नहीं हमारे पास वहां पर उस समय। बात है मई जून जुलाई की, है ना। इटली में ऐसा सिचुएशन आ गया था, लकीली हमारे यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो हमने भी ऐसे ही सोचा, है ना, कि जब वहां रेस्क्यू हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार जिस बंदे की एज अबव 60 हो गई है, क्या करेंगे बचा के, उसे छोड़ देते हैं इसको यहीं पर, और किसी ऐसे को बचाते हैं जो अभी यंग है, 20 30 40 के आसपास है, उसको बचाते हैं। वो कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकता है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप एज ए स्टेटिशियन ऐसा सोचें, ठीक है। तो मुझे ये बात इस डेटा से ढूंढनी है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, कि वहां पर वो लोग जिनकी एज अबव 60 है उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई होगी, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्वाइव्ड कॉलम जेंडर के हिसाब से आपने कुछ एनालाइज करा, फैक्ट निकाला। अब आप इस सर्वाइव्ड कॉलम को इस एज के अकॉर्डिंग मैच करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ऑब्जेक्टिव है मेरा ये कॉलम। इस कॉलम को लेकर मुझे इस डेटा को एनालाइज करना है कि इस डेटा में क्या है, और ये हिस्टोरिकल डेटा हम और आप में से वहां कोई नहीं था। तो पहले बात करते हैं इस एज की, कि हमारा जो एज है इसमें क्या क्या ऑपरेशन है जो हम कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि टाइटैनिक का डेटा है, तो बस ये याद रखिए कि एक ऑर्डिनरी कॉलम है जिसमें कंटिन्यूस वैल्यूज है। कोई भी डेटा फ्रेम जिसमें कंटिन्यूस वैल्यू होती है उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन, उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, df.age.min। अब इस कॉलम का नाम सैलरी भी हो सकता था अगर एम्प्लॉयज का डेटा है, अगर ये यूनिवर्सिटी का डेटा है तो स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं। थिंग इज कि अगर कॉलम आपका कंटिन्यूस है तो उस कॉलम पर आप मेन फंक्शन का यूज करके मिनिमम वैल्यू उस कॉलम की निकाल सकते हैं। यानी कि 1 साल से भी छोटा बच्चा तो वहां पर था, 4 महीने का भी था, ठीक है। df.age.max, डेटा तो बहुत स्प्रेड है,
मतलब हमारे डेटा में वो लोग भी हैं जिनकी एज 1 साल से भी कम है, और वो लोग भी हैं जो मैक्सिमम 80 ईयर्स के हैं। अच्छा, अब इसमें से ना ये पता करो कि वो कितने पैसेंजर हैं जो हमारा 60 से अबव है। तो 60 से अबव पैसेंजर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अब कंडीशन बनानी है। जब भी आपको एक डेटा कंडीशन के बेस पर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप लिखेंगे डीएफ इंडेक्स ऑपरेटर में कंडीशन। कंडीशन क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। फाइन। तो इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें मिल जाएगा वो सारा डेटा जो एज में 60 से अबव है। यार अब कितना है डेटा? ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे। तो जो रिजल्ट आया वो एक डेटा फ्रेम आया, और किसी भी डेटा फ्रेम में कितनी रोज आई हैं, कितने कॉलम्स आए हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? डॉट शेप। तो ये हमें बता रहा है कि भाई वो पैसेंजर जो 60 से अबव थे, इंक्लूडिंग 60 एज, वो एक्चुअल डेटा में 26 थे। अब आप ये पता करो इन 26 में से कितने सर्वाइव हुए और कितने सर्वाइव नहीं हुए। तो अब ये कैसे पता करेंगे? हमने कहा देखो इस बार दो कंडीशन लगानी है। एक तो यही लगानी है, इससे क्या आएगा? ओवरऑल डेटा में वो सारे सैंपल्स जिनकी एज अबव 60 या इक्वल टू 60 वो आ जाएंगे। अब एक दूसरी कंडीशन लगानी है। दूसरी कंडीशन है कि उस डेटा फ्रेम में जो सर्वाइव्ड कॉलम है वहां पर 1 ही लिखा हो। तो इससे क्या होगा? वो डेटा फ्रेम ही मिलेगा जहां पर एज की वैल्यू 60 है, सर्वाइव्ड की वैल्यू 1 है। अब जब हम पाइथन में इफ कंडीशन लगाते हैं और दो इफ कंडीशन, हम एक ही इफ के अंदर दो कंडीशन लिखते हैं, कुछ इस तरह से समझिए कि ये हमने एक इफ लिखा और इस इफ के अंदर पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। तो इन दोनों के बीच में दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, या तो लॉजिकल एंड आएगा या लॉजिकल और आएगा। कॉमा लगा कर नहीं लिखते कभी दो कंडीशन को। ठीक है, ऐसा ही हमारा एसक्यूएल में भी होता था। ठीक है, तो अब डेटा फ्रेम में कैसे होगा उसकी बात करते हैं। तो डेटा फ्रेम में पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, सबसे पहले तो ये एक पैरेंथेसिस में लिखी होनी चाहिए, बिना पैरेंथेसिस के एक्सेप्ट नहीं होगी। एक है तो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा इन दोनों के बीच में बिट वाइज एंड लगेगा, दैट इज M%। ये वाला एंड काम करेगा। और अगर और लगाना है तो पाइप सिंबल, ये जो पाइप सिंबल होता है दैट इज बिट वाइज। यहाँ पर लॉजिकल और पाइथन वाला नहीं चलेगा, पाइथन वाला लॉजिकल एंड नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M% सिंगल वाला, डबल वाला भी नहीं। ये सी में ये चलता है, ये नहीं, ये वाला। इसका मतलब हो गया कि डेटा फ्रेम से वो सारे सैंपल्स आएंगे जहां पर ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो एज कॉलम में, और सर्वाइव्ड कॉलम की ये भी फुलफिल हो रही है। अब डॉट शेप लगा देते हैं, इससे पता चल जाएगा क्या है। हाँ भाई, आप जो सोच रहे हैं आप मान सकते हैं कि आप 60-70% सही सोच रहे हैं। 26 ऐसे पैसेंजर हैं जिनकी एज 60 से अबव है, और उनमें से सिर्फ 7 को बचाया गया। उनमें से सिर्फ 7 को बचाया गया है। यानी कि जो हमारे 19 पैसेंजर्स हैं जो अबव 60 एज के हैं उनको नहीं बचाया गया। अब ये जो 7 बचाए गए, ये 7 क्यों कैसे बच गए फिर? हो सकता है इनमें से फीमेल ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आप और अंदर आप जाना चाहते हैं तो एक कंडीशन और लगा दीजिए कि भाई जहां पर जेंडर की वैल्यू भी क्या हो हमारी, मेल या फीमेल। तो इस तरह से हमने एक और फैक्ट यहाँ से निकाला कि भाई वहां पर जब रेस्क्यू हो रहा था तो सर्वाइव्ड कॉलम को जेंडर के साथ डिपेंडेंसी दी गई है, प्रियोरिटी रखी गई है। दूसरा, अब 60 वालों को ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, ऐसा डेटा बता रहा है मुझे। अब तीसरा क्वेश्चन जो हम अपने ब्रेन में क्रिएट करना है और फिर उसका कोड लिख कर देखना है कि जो हमने सोचा ब्रेन के अंदर क्या वो है या नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन, ऐसा पैसेंजर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर मान लो उसको बचने का मौका मिल गया, किसी तरह से उसको लाइफ जैकेट, लाइफ बोट वगैरह मिल गई वहां पर, और वो वहां से बचना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ उसकी फैमिली गई हुई है। मान लीजिए उसके पेरेंट्स हैं, उसके चाइल्ड हैं, उसके सिबलिंग, स्पाउस है ना, मान लो ये सब फैमिली मेंबर गए हुए हैं। तो वो क्या करे? अपने आप को बचाएगा या अपनी फैमिली को पहले बचाएगा? तो
हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो इंसान जो अकेला गया था, ना तो उसके साथ उसका हस्बैंड वाइफ है, ना उसके पेरेंट चाइल्ड है, ना उसका कोई भाई बहन सिबलिंग वगैरह के है, उसके बचने के चांस ज्यादा होंगे देन एक ऐसे पैसेंजर से जो फैमिली के साथ गया था। ऐसा हमारे ब्रेन ने क्वेश्चन सोचा। अब ऐसा हमें इस डेटा में ढूंढना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा था वहां पर, कि जो लोग अकेले गए थे, क्या वो हमारे ज्यादा चांस थे उनके बचने के। तो अब आपको सोचना है कि क्या आप कोड लिखेंगे। आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए कि पहले आप इस डेटा के अंदर से उन लोगों का डेटा निकालिए जो अकेले गए थे। अब एक एंड यूजर के तरफ से सोचेंगे तो वो यही बोलेगा जो अकेले गए थे। एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए स्टेटिशियन बनकर सोचेंगे तो आपको अपने कोड में क्या लिखना है, वो डेटा गेट करना है जहां पर इस कॉलम में वैल्यू जीरो हो, इस कॉलम की वैल्यू भी जीरो हो। तो जब यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो है, मतलब वो अकेले ही गया है। जैसे ये वो है जो अकेला गया है, क्योंकि यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो। तो अब आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है, अपने आप सोचना है, वो डेटा गेट करना है, डेटा आ गया। अब उस डेटा के अंदर से आप पता करो सर्वाइव्ड कितने हुए और सर्वाइव्ड कितने हमारे नहीं हुए। ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा में स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।